स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का मेन फोकस बिल्कुल क्लियर है। दुनिया के किसी कोने में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका सीधा असर हमारी लोकल इकोनॉमी और जेब पर कैसे पड़ता है। अक्सर न्यूज़ में दुनिया भर का शोर शराबा देखने को मिलता है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स और डेली खर्चों पर क्या होता है, ये समझना बिल्कुल क्रूशियल है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, क्या ग्लोबल इवेंट्स को लेकर जो ये इमीडिएट पैनिक होता है वो सचमुच किसी लंबे मार्केट क्रैश में बदल सकता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? क्या वाकई डरने की जरूरत है, या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म नॉइज है? चलिए इसी को एनालाइज करते हैं। इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए सबसे पहले उस मेन ट्रिगर को देखना होगा जो ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचाता है, यानी जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर डेटा को देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो टेंशन चल रही है वो बहुत सीरियस इकोनॉमिक एंजाइटी पैदा कर रही है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। दुनिया का 20% कच्चा तेल, जी हां 20% क्रूड ऑयल, सिर्फ इसी एक बॉटलनेक से होकर गुजरता है। सोचने वाली बात है कि इस रास्ते की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के थ्रू अपनी क्रूड सप्लाई सिक्योर कर ली है, तो वो इस प्रॉब्लम से काफी हद तक सेफ हैं। लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। अब इन सब का इमीडिएट असर क्या होता है? शॉर्ट टर्म में 3 बड़े हेडविंड्स यानी रुकावटें देखने को मिलती हैं। डॉलर का मजबूत होना, रुपए का कमजोर होना और कच्चे तेल के दामों का आसमान छूना। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल बना देते हैं, जिसका प्रेशर तुरंत फील होने लगता है। अब देखते हैं कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस स्पाइक कैसे एक बड़े चेन रिएक्शन में बदल जाता है। ये एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट है। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब भी ग्लोबली कच्चे तेल की कीमतें अचानक से स्पाइक करती हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। अब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाजार तक पहुंचने वाले हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, जिससे रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर में सीधा उछाल आता है। अब इस महंगाई रूपी आग को बुझाने के लिए रिजर्व बैंक जैसे सेंट्रल बैंक्स को मजबूरन अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ती हैं। और यहीं से बात आती है इंटरेस्ट रेट्स और आम कंज्यूमर्स के कनेक्शन की। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक के इस डिसीजन का असर सीधा लोगों की जेब पर कैसे पड़ता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकलने लगता है और उन फिक्स्ड बॉन्ड्स की तरफ भागता है जहां सेफ और हायर रिटर्न्स मिल रहे हों। सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड्स में कम रिस्क लेकर अच्छा और अट्रैक्टिव ब्याज मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर वहां डालना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति की। जब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रोजमर्रा के खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी यानी उतने ही पैसों में अब पहले के मुकाबले काफी कम सामान आता है। जो पैसा पहले महीने भर का ग्रोसरी ला सकता था, अब उससे बस 3 हफ्ते का ही सामान आ रहा है। ये घटती परचेजिंग पावर सबसे बड़ा झटका होती है। इस चेन रिएक्शन को अगर थोड़ा और आगे तक ट्रेस करें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पहला कदम, लोगों की परचेजिंग पावर गिरी। दूसरा कदम, जब लोग कम सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट कंपनियों की सेल्स और कंजम्पशन भी धड़ाम से नीचे गिरेगी। और तीसरा कदम, जब कंपनियों का माल ही नहीं बिकेगा तो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स खराब आएंगे और यही पुअर रिजल्ट्स अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि बात महंगे क्रूड ऑयल से शुरू होकर स्टॉक मार्केट के गिरने तक कैसे पहुंच जाती है। लेकिन रुकिए, ये तो था शॉर्ट टर्म व्यू। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन को देखें तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग हिडन फैक्टर सामने आता है, जो है ऑयल की ओवर सप्लाई। एक बार ये करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो मार्केट में क्रूड ऑयल की एक बहुत बड़ी ओवर सप्लाई यानी बाढ़ आने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएई, जो अभी अपने कैपेसिटी का सिर्फ 60-70% ही सप्लाई कर रहा है, वो ओपेक कोटे से बाहर आ रहा है। इसके साथ ही रशिया और अमेरिका भी अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का बढ़ता इस्तेमाल, जिसकी वजह से कच्चे तेल की एक्चुअल डिमांड बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है। सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ेगी और डिमांड वहीं के वहीं रहेगी। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। तो इन सब मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज को समझकर आखिर करंट स्टॉक मार्केट को कैसे नेविगेट किया जाए, चलिए कुछ इमीडिएट टेक्निकल लेवल्स पर नजर डालते हैं। ये जो नंबर है 23,800, ये निफ्टी के लिए करंटली एक मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल है।
अगर किसी भी रीजन से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी बहुत ही तेजी से स्लिप होकर 23,300 की रेंज तक जा सकता है। इस लेवल पर बिल्कुल नजर बनाए रखना जरूरी है। और दूसरी तरफ है ये अपर बाउंड्री 24,200 का लेवल। अगर बाजार स्ट्रेंथ दिखाता है और इस रेंज को पार करके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर 500 से 700 पॉइंट्स का एक बहुत ही मैसिव डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ट्रिगर कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच बैंक निफ्टी इस समय मार्केट का विलन बना हुआ है, जो लगातार एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक निफ्टी अपने अगले क्रूशल सपोर्ट लेवल से अब सिर्फ 500 पॉइंट्स ही दूर है। अगर वो वहां से सपोर्ट ले लेता है तो वो पूरे ब्रॉडर मार्केट का मूड और डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। जब तक मार्केट इन रेंजेस के बीच झूल रहा है, प्राइमरी फोकस स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर ही होना चाहिए, स्पेशली तब जब 24,200 से 24,800 वाले मेजर रेजिस्टेंस जोन की तरफ एक पोटेंशियल ब्रेकआउट का वेट किया जा रहा हो। अभी के लिए असली एक्शन इन्हीं सेगमेंट्स में छुपा है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव टॉट के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये जो महंगाई और महंगी क्रूड का शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट है, ये आखिर कब तक चलेगा? और वो कौन सा एग्जैक्ट मोमेंट होगा जब कच्चे तेल की भारी ओवर सप्लाई मार्केट में एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आंधी लेकर आएगी? क्या इमीडिएट पैनिक में फंसने के बजाय इस बड़े मौके को टाइम करना ज्यादा स्मार्ट मूव नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।